हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, हिंदी व्याकरण का नया वीडियो। इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद को समझेंगे। वाक्य के भेद समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि वाक्य क्या हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ली। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं और ना ही इसमें आपका कोई डाटा खर्च होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ सकें। चलिए अब हम देखते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य की डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य होता है जिससे किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। अब वाक्य जो होता है भाषा की मुख्य इकाई होता है और इससे हम किसी भाव को स्पष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं। हमें अपने मन की बात कहने के लिए किसी वाक्य की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम अपनी कोई बात किसी को कहना या समझाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए वाक्य की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम कोई भी बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिर्फ 2 शब्द कह दें वो इनफ नहीं होता है। उसके लिए हमें पूरी बात कहने के लिए हमें पूरा वाक्य बोलना पड़ता है। तो जो वाक्य जो है वो भाषा की मुख्य इकाई होगा। वाक्य शब्दों की वह इकाई है जो रचना की दृष्टि में अपने आप में स्वतंत्र है। मीन्स वाक्य किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। वाक्य को बोलने के लिए आपको किसी और चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र है ये अपने आप में। वाक्य किसी विचार, भाव या मंतव्य को पूर्णतया प्रकट करता है। मंतव्य मीन्स हमारा जो उद्देश्य है, हमारे जो मन में कुछ चल रहा है वो, और हमारा कोई विचार है या हमारा कोई भाव है वो पूर्णतः प्रकट करता है वाक्य। हम मतलब कोई भी हमारा थॉट, कोई भी हमारी फीलिंग, कोई भी हमारा उद्देश्य किसी बात को कहने का, उसे हम वाक्य के थ्रू पूरी तरीके से दूसरे को समझा सकते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करता है वह वाक्य कहलाता है। मतलब वह जो शब्द हैं वो सार्थक होने चाहिए, निरर्थक शब्दों का तो कोई अर्थ ही नहीं होता। तो वाक्य को जब हम बोलें तो वाक्य में जो शब्द हमने प्रयोग किए हुए हैं वो सार्थक होने चाहिए और उनका व्यवस्थित समूह हो। मीन्स ग्रामर के जो रूल होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, इसी प्रकार से हिंदी के भी अपने रूल हैं। पहले उद्देश्य होता है फिर विधेय होता है। तो इसी प्रकार जो व्यवस्थित समूह है, जो शब्द हमने लिए हैं वो हमने पूरी तरीके से एक ऑर्डर में लिए हुए हों। ऐसा नहीं है कि हम पहले क्रिया रख देंगे, कर्ता को हम बाद में रखेंगे। हमें पहले कर्ता को रखना होता है, उसके बाद हमें क्रिया बतानी होती है। मतलब एक ऑर्डर होता है किसी वाक्य को कहने के लिए। तो उस तरीके से बना हुआ कोई समूह जो पूरा आशय स्पष्ट करता है, पूरी बात समझ में आती हो, पूरी मीनिंग समझ में आती हो, वही वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाने के लिए अपनी जो बात हम कहना चाहते हैं वो पूरी तरीके से उस वाक्य के थ्रू अगर समझ में आती है तो ही वो शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। वास्तव में एक सार्थक विचार व्यक्त करने वाले पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ हो, उसको ही हम वाक्य कह सकते हैं। पद समूह हमेशा, जैसे रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो एक सेंटेंस का उदाहरण दे रखा है कि रमेश जो है वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो हमें इससे प्रॉपर समझ में आ रहा है कि रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इस तरीके से हमें ये बात का बोध करा रहा है जो रमेश नाम का लड़का है वो कक्षा 8 में पढ़ता है। किसी भी वाक्य में कर्ता तथा क्रिया का होना अनिवार्य है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी वाक्य में कर्ता भी होना चाहिए और साथ में क्रिया भी होनी चाहिए। क्रिया नहीं है तो वाक्य पूरा नहीं होगा, कर्ता नहीं है तो भी वाक्य पूरा नहीं होगा। कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 घटक माने जाते हैं। वाक्य के 2 अंग जो होते हैं वो होते हैं उद्देश्य और विधि। अब हम उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब जैसे सपोज यहाँ पर रमेश के बारे में कहा जा रहा था, तो रमेश इसका उद्देश्य है और 8वीं कक्षा में पढ़ता है ये कहा जा रहा है। अब विधेय जो होता है, विधेय में जो प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे रमेश इसका उद्देश्य था, उसके बारे में क्या कहा जा रहा था? 8वीं कक्षा में पढ़ता है।
तो ये इसका उद्देश्य हो गया। अब आगे इसका दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, समझ लेते हैं। रोहन किताब पढ़ रहा है। जो रोहन है वो इसका उद्देश्य है, क्योंकि रोहन के बारे में बात हो रही है। और किताब पढ़ रहा है, क्या बात हो रही है कि वो किताब पढ़ रहा है, ये इसका विधेय है। आशा करती हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। वाक्य के भेद। अब हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे, वैसे हम इसमें अर्थ की दृष्टि से पढ़ेंगे, लेकिन रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से दो प्रकार से हम वाक्य के भेद कर सकते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब हम अर्थ की दृष्टि से देख लेते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, विधिवाचक या आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से ये जो है 8 प्रकार के वाक्य अर्थ की दृष्टि से होते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में अर्थ की दृष्टि से ही वाक्य के भेदों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से जो पहला वाक्य है वो वह है विधानवाचक वाक्य। तो विधानवाचक वाक्य की क्या पहचान है और इसके जो है क्या मतलब हम किस तरीके से इसको पहचान कर सकते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य भेद हैं ये 8 प्रकार के हो गए। तो इसमें से हम पहला वाक्य देख रहे हैं, विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, मीन्स एक नॉर्मली कोई वर्क होना पाया जाता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। और उन वाक्यों में मतलब कोई नॉर्मल कार्य होने की या करने की सूचना मिलती है, एक सिंपल जो सेंटेंस होता है वो विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे इसके हम उदाहरण देखते हैं। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, तो सूरज का उदय होना पूर्व दिशा से उदय होता है। सभा ने नेताजी का भाषण सुना, तो ये भी एक सिंपल कार्य है, सभा ने नेताजी का भाषण सुना। नेक्स्ट वन, मोहन कल बाजार गया था, तो मोहन जो बाजार गया था, ये भी एक सिंपल सरल वाक्य है। और नेक्स्ट इज सुनीता पत्र लिखती है, सुनीता पत्र लिख रही है, ये भी एक साधारण कार्य होना पाया जाता है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा दूसरा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में इनमें आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। मीन्स जब हम किसी को किसी भी तरीके का ऑर्डर देते हैं, किसी भी तरीके की आज्ञा देते हैं। अगर हम इनमें डिफरेंस करें तो इनके नाम एक जैसे लगेंगे, विधानवाचक और विधिवाचक, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप इनके नाम में कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार इनमें आपको ऑप्शंस में दे दिया जाएगा विधानवाचक है या विधिवाचक है या प्रश्नवाचक है या निषेधवाचक है। देखिए, विधानवाचक को पहचानने का कार्य ये है कि इसमें कोई काम सिंपली तौर पर हुआ पाया जाता है। आज्ञावाचक को आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं कि जब उसमें किसी काम की आज्ञा दी जाती है, आप उस ऑर्डर किसी को किसी कार्य करने के लिए ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो बहुत आराम से आप उसको पहचान सकते हैं कि हम इस वाक्य में आज्ञा दे रहे हैं। इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे अब बैठकर अपना काम करो। अब इसमें किसी ने किसी को आज्ञा दी है कि बैठकर अपना काम करो। अब इसमें है, कृपया मुझे अपनी किताब दे दीजिए, ये भी आज्ञा दी गई है। प्लीज़ मुझे अपनी बुक दे दीजिए। शोर मत करो, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, डोंट नॉइस, कीप क्वाइट, तो इस तरीके का ऑर्डर हम स्कूल में बच्चों को देते ही रहते हैं। कठोर बनो परंतु दयालु रहो, ये इस तरीके के आज्ञावाचक वाक्य के कुछ उदाहरण हैं। अगला देख लेते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत ही सिंपल होता है इनकी पहचान करना। इनके लास्ट में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। क्वेश्चन मार्क मैं आपको दिखा देती हूँ बना के, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क इनमें लगा हुआ मिलेगा। अब इन वाक्यों में क्या, कौन, कब आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया है तो इसी तरीके से पूछा जाएगा, तुम क्या कर रहे हो, हु आर यू, कौन हो तुम, ठीक है, वह कौन था, यह सब्जी कौन लाया, यह
गिफ्ट किसने दिया, तो इस तरीके के प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो इन शब्दों, इन वाक्यों में कौन, कब, कहाँ, क्यों, किसने, ये शब्द लगे हुए होते हैं। इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ोगे, अब इसमें क्या लगा हुआ है, कल कौन आएगा, कल कौन आएगा, इसमें कौन लगा हुआ है, साथ में इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आप कब जाओगे, आप क्यों नहीं जा रहे हो, ये इस तरीके के प्रश्न हैं। और इस तरीके के वाक्य हैं, इनमें सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है और WH फैमिली वाले शब्द भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट इज निषेधवाचक वाक्य। इन वाक्यों में आप बड़े आराम से इनकी पहचान कर सकते हैं। इन वाक्यों में मोस्टली आपको नहीं लगा हुआ मिलेगा। पहचान करने का तरीका बता रही हूँ सरल शब्दों में, ताकि आपको जब भी वाक्य दिखे आप उसे बड़े आसानी से पहचान सकें। देखिए, जो विधानवाचक था उसमें हम किसी कार्य का नॉर्मली होना पाया जाता है। जो विधिवाचक था या आज्ञावाचक था उसमें काम की मीन्स किसी को आज्ञा देना पाया जाता है। तो जब आप सेंटेंस को पढ़ के समझ रखते हैं इतनी, तो उस आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, वो टोन है, वो शब्द हैं ऑर्डर वाले। जब हम किसी को कोई ऑर्डर देते हैं तो वर्ड्स अलग होते हैं। तो इस तरीके के वर्ड में फिर आज्ञावाचक वाक्य आ जाता है। निषेधवाचक की पहचान, प्रश्नवाचक की पहचान मैंने आपको बहुत सिंपली तरीके से बता दी है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलेगा या फिर आपको क्या, क्यों, कौन, कहाँ आदि शब्द लगे हुए मिलेंगे। अगला हमारा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य जिन वाक्यों के में किसी कार्य के निषेध या नए होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें मीन्स ना किसी कार्य के ना होने की टोन होती है, ना होने का भाव होता है कि वो कार्य नहीं हुआ। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, इसमें नहीं का प्रयोग हुआ मिलेगा आपको। तो आप बड़े आसानी से जहाँ पर नहीं है वो आप पहचान सकते हैं। लेकिन कई बार वाक्यों में भ्रम भी हो जाता है। कई बार नहीं वाला वाक्य हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। इन वाक्यों का आप निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य दोनों कह सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं आज नहीं जाऊंगा, अब इसमें नहीं लगा हुआ है। छात्रों ने अपना कार्य नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया है। कोई काम नहीं हुआ है। मैं झूठ नहीं बोलता, इट मीन्स मैं नहीं बोलता झूठ, तो यहाँ पे भी नहीं है। हमें किसी से नहीं डरना चाहिए, इट मीन्स ये नहीं बोध करा रहा है कि हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। तो मोस्टली सभी वाक्यों में आपको नहीं लगा हुआ मिलेगा, तो आप बड़े आराम से इसको पहचान सकते हैं। नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्यों में किसी कार्य की इच्छा पाई जाती है, किसी के लिए कामना, किसी के लिए शुभ कामना, आशीर्वाद और सुझाव। अगर इन वाक्यों से बोध होता है सुझाव का, अपनी किसी इच्छा का, किसी कामना का, किसी शुभ कामना का या आशीर्वाद का, उन वाक्यों को इच्छावाचक वाक्यों में रखा जाता है। जैसे मैं आपको इसको उदाहरण के साथ समझाऊंगी। अब देखिए, ये जो पहला सेंटेंस है, अब घूमने चला जाए, तो ये खुद की इच्छा है। इसमें पता चल रहा है कि इंसान की स्वयं की इच्छा है कि चलो अब घूमने चला जाए। तो ये मन की इच्छा है कि घूमने चला जाए। नेक्स्ट वन इज आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम किसी के लिए कामना कर रहे हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, गॉड आपकी यात्रा को सफल बनाए, आपकी यात्रा बहुत अच्छी हो। अब उसके बाद हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, तो ये एक आशीर्वाद का है। अब नेक्स्ट है भगवान करे सब सकुशल लौटें, ये शुभ कामना है। ये भी कामना है दूसरे के लिए या अपने लिए, जो भी है। भगवान करे सब सकुशल लौटें। तो इस तरीके के वाक्यों में जब आपको किसी तरीके की इच्छा, शुभकामना या कामना या आशीर्वाद वाला भाव का बोध हो, तो आप बड़े आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि वो जो है इच्छावाचक वाक्य में आता है। नेक्स्ट वन इज संदेहवाचक वाक्य। जब हमें किसी चीज़ पर डाउट हो, तो डाउट वाले वाक्य में ज़्यादातर शब्दों का जो यूज़ होगा वो शायद इस तरीके के शब्द लगे होते हैं जब हमें किसी चीज़ पर डाउट हो। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। किसी भी तरीके की शंका मन में उठ जाए, डाउट हो जाए, तो वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है। सो प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जिन वाक्यों में संदेह होता है वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं, और इनकी जो इसके कुछ उदाहरण है वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था शायद लग जाता है, तो इसमें जो है शायद लगा हुआ है, शायद वह आज आ जाए, तो उसे डाउट है, उसे क्लियर नहीं है बात, उसे ये डाउट है कि शायद वह आज आ जाए। जब बात क्लियर ना हो, डाउट किसी चीज़ का हो, तो वो जो है संदेहवाचक वाक्य में आएगा। नेक्स्ट है संभवतः वह सुधर जाए। ये संभावना है कि मे बी वो कोई व्यक्ति जिसके बारे में भी ये बात कही जाए कि वो सुधर जाए। जब हम सोचते हैं कि चलो शायद मे बी वो व्यक्ति सुधर जाए, कोई गलत व्यक्ति है या कुछ भी है, तो कोई बच्चा है छोटा सा, वो बहुत शरारती है, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कहते हैं, देखते हैं शायद इसके बाद सख्ती कर लिया जाए या प्यार से उसको समझाया जाए, तो संभवतः वह सुधर जाए। नेक्स्ट वन इज शायद आज वर्षा हो। तो आज भी मौसम ऐसा ही हो रहा है, मे बी आज वर्षा हो, तो शायद हमें डाउट है मौसम, जब हमें लगता है कि मौसम ख़राब है तो हम यही कह सकते हैं कि शायद आज बारिश आ जाएगी। और उसके बाद है शायद हम घूमने जाएं। डाउट है, क्लियर नहीं है, हमें प्रॉपर पता नहीं है हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इसी तरीके के वाक्यों में जहाँ पर डाउट हो, शंका हो, वहाँ पर हम जो है शायद का प्रयोग करते हैं, संभवतः। इस तरीके के शब्दों को देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये संदेहवाचक वाक्य हैं। थोड़ी सी इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको इनकी पहचान याद हो जाएगी। आपको ये शब्द याद हो जाने चाहिए कि कौन सा शब्द किस में यूज़ होता है। जैसे कि संदेहवाचक वाक्यों में शायद, संभवतः, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ होते हैं। और कोशिश मेरी ये है कि आपको बहुत अच्छे से सरल शब्दों में समझ में आ जाए। आशा करती हूँ कि समझ में आ भी रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि आपको यह समझ में कितना समझ में आया। अगर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आई विल ट्राई इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट वन इज विस्मयादि बोधक वाक्य। अब जिन चीज़ों को देखकर आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में भी वाक्य के भेद पढ़े हैं, उसमें विस्मय आदि बोधक वाक्य पढ़े हैं। तो जिन वाक्यों में इस तरीके की चीज़ों का बोध हो, जैसे कि आश्चर्य होता है किसी चीज़ को देखकर, या शोक होता है, या हर्ष होता है, या फिर घृणा होती है, तो इस तरीके के वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। उन्हें विस्मयादि बोधक, या फिर इसका एक और नाम है उद्गारवाचक। तो जब कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार इस तरीके की विस्मयादि बोधक ना लिखकर उद्गारवाचक लिखा हुआ आ जाता है, तो हम डाउट में आ जाते हैं, उद्गारवाचक तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इस वाक्य को उद्गारवाचक भी कहते हैं। जब हमारे मन के भाव, उद्गार क्या होता है, जब हमारी मन की जो फीलिंग्स हैं, जब हमारे मन के भाव हैं वो निकल कर बाहर आते हैं। तो अब देखिए, जो घृणा है, या जो हर्ष है, शोक है, ये सब क्या है, ये हमारे मन के भाव ही तो हैं। तो जब वो मन के भाव निकल कर बाहर आते हैं, उद्गार होता है उनका, वो बाहर प्रकट होते हैं, उन्हीं वाक्यों को हम फिर उद्गारवाचक या फिर विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। तो जिन वाक्यों में अपने अंदर की फीलिंग बाहर आ रही हो, तो वो समझ जाइए कि वो वाक्य जो है विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे, अरे इतनी ऊंची इमारत। देखिए, जब हमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमें देखकर, कोई भी बिल्डिंग देख लेते हैं हम, तो उसे देखने के बाद हमें क्या फील हो रहा है, उसमें उसे हम देखने के बाद हमें फील हो रहा है कि हमें आश्चर्य हो रहा है। सो वंडरफुल मीन्स, ये मतलब वंडरफुल मीन्स वो बिल्डिंग देखने के बाद, अरे इतनी ऊंची इमारत, जैसे कि हमने कभी कोई इमारत ऐसी ऊंची पहली ना देखी हो, तो हमें लगता है कि वाओ, इट्स सो हाई,
या फिर कोई हमने बहुत सुंदर चीज़ देख ली तो अरे अरे वाह इतना सुंदर फूल, या अरे वाह इतना सुंदर शहर, या फिर हम कहीं भी घूमने की जगह जा रहे हैं तो कोई बहुत सुंदर दृश्य दिख जाता है। तो इस तरीके के वाक्यों में जो है वो विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। नेक्स्ट वन, वाह क्या छक्का मारा है। तो ये देखिए इसमें वाह खुशी हो रही है, फीलिंग हो रही है खुशी की, तो ये वाह क्या छक्का मारा है। नेक्स्ट इज ओह उसके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो जब हमें किसी चीज़ को देखकर मीन्स शोक प्रकट होता है और इस तरीके के वाक्यों में ओह का, इन वाक्यों को पहचानने की बड़ी बहुत आसान ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। इन वाक्यों के अंदर जो है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह एक मतलब पूर्ण विराम होता है, पूर्ण विराम के नीचे ये बिंदी होती है। तो इसका जो चिन्ह है ये हर वाक्य में आपको लगा हुआ मिलेगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। नेक्स्ट वन इज छी छी कितनी दुर्गंध है। तो इसमें घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है कि कितनी बदबू है। तो इस तरीके से हम इनको बड़े आराम से इनको पहचान सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। संकेतवाचक वाक्य या आखिरी है 8वां प्रकार। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इनसे एक कारण शर्त आदि का बोध होता है। मीन्स इन पर डिपेंडेंट वाक्य जो होते हैं, आश्रित वाक्य, वो बनते हैं। जैसे कि ये काम नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, ये काम हो जाता तो वो काम हो जाता। तो इस तरीके की शर्त रखी है, इस तरीके के कारण रखे जाते हैं। इसके जो उदाहरण है मैं आपको बता देती हूँ। अगर वह चले तो मैं अवश्य जाऊंगा। अगर हम इन सेंटेंस को अलग अलग कर दें, अगर वह चले तो इसका पूरा बोध नहीं हो रहा है, और अगर हम दूसरे सेंटेंस को पढ़ें तो मैं अवश्य जाऊंगा, इसका भी पूरा बोध नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये वाक्य दोनों मिल जाते हैं तब हमें ये पूरा सेंटेंस क्लियर होता है। तो ये जो दोनों वाक्य हैं एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। अब इसमें बताया है कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। तो आप यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं, अगर वह चले, ये वाला वाक्य, ये वाली क्रिया, तो मैं अवश्य जाऊंगा, इस वाली क्रिया पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि वाक्य जो है इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट वन इज मन लगाकर पढ़ोगे तभी पास होगे। अब देखिए अगर हम इस वाक्य को पहले को देखें कि मन लगाकर पढ़ोगे, तो ये वाक्य प्रॉपर नहीं है। उसके बाद है तभी पास होगे, तो ये भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये वाक्य सही तरीके से इसका जो बोध हो रहा है, अगर आप मन लगाकर पढ़ेंगे तो ही आप जो है पास होंगे। तो ये जो है कारण दिखा, ये शर्त बता रहा है कि पढ़ने पास होने के लिए मन लगाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। फसल के अच्छे होने के लिए वर्षा का होना जरूरी है। तो ये भी एक शर्त है कि फसल, अगर अच्छी फसल चाहिए तो वर्षा होनी बहुत जरूरी है। यदि आप आते तो इतनी मुसीबत ना आती। तो ये कारण ये भी बताया गया है, ये शर्त बताई गई है कि अगर आप आ जाते तो इतनी प्रॉब्लम्स ना होती। तो इस तरीके से मैंने इस वीडियो में आपके जो हैं आठ जो हैं वो वाक्य के भेद मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की है। आशा मेरी यही है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। हमने वाक्य को पढ़ा, वाक्य की डेफिनेशन पढ़ी, वाक्य क्या होता है, वाक्य किस प्रकार, वाक्य के कितने भेद होते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के दोनों अंग पढ़े, उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, वाक्य के भेद रचना की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कराए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको रचना की दृष्टि से भी वाक्य भेद कराऊंगी। वाक्य भेद अर्थ की दृष्टि से जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक और संकेतवाचक। आशा यही है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वाक्यों के भेद समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में कई बार जब क्वेश्चंस आते हैं कि इस जैसे संकेतवाचक वाक्य है उसे विधिवाचक में बदलिए, या विधिवाचक वाक्य उसे नकारात्मक वाक्य में बदलिए, इस तरीके के प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में आते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो लेकर आऊँगी वो इससे रिलेटेड होगी कि आप वाक्य को चेंज कैसे कर सकते हैं। चेंज करना उस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।